हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जामिया इस्लामिया डीएलएड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं अपने चैनल पे। अभी सारे सब्जेक्ट्स हमारे शुरू नहीं हुए, लेकिन हम लोग जल्दी ही सारे सब्जेक्ट्स को शुरू कर लेंगे। फिलहाल हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस हर दिन करते हैं। इसके अलावा मैंने जीके जीएस का एक लेक्चर दिया है, जीके जीएस का। इसके अलावा जीके जीएस में हिस्ट्री का एक लेक्चर दिया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, वो भी है। और 2024 का मैंने कराया नहीं, वो मैं करा दूंगा। और जो बचा है वो भी मैं करा दूंगा। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये वीडियो करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज हमारी ये क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 6 है। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस ले लिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपका पढ़ा हुआ, आप जाके देख लेंगे, ठीक है। आपके रिस्पांस के हिसाब से होगा, आपका बहुत ज़्यादा रिस्पांस रहेगा, आपको पढ़ना होगा, आप बताएंगे मुझे कमेंट में, तो मैं बाकी सारी क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। वरना फिर ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पे ही चीज़ें होगा। मुझे असल में मैं आता ही इसलिए हूँ, हर बार एंट्रेंस के टाइम आपके लिए आता हूँ कि कुछ आपको हेल्प कर दूँ, फिर मैं दिखता नहीं हूँ। तो मेरा मकसद ये है ना कि आपका कुछ हेल्प हो सके और एंट्रेंस में आप अच्छा कर सकें, आप एडमिशन ले पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कोट मैंने लगाया है, ये सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। देखिए, जब हम लोग सफलता के राह में चलते हैं, जब हम लोग एक सफ़र शुरू करते हैं किसी सक्सेस पाने के लिए, तो ठोकरें सब लोग खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन उस गिरने के बाद जब हम उठते हैं ना, दुगुनी तिनगुनी एनर्जी के साथ, तो असल चीज़ वही है, असल सक्सेस हमारा वही है, असल सफलता हमारा वही है, ठीक है। असली जीत हमारी वही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ज़बान तालीम का बेहतरीन ज़रिया बन सकती है। यहाँ पे पूछा है कि भाई तालीम का बेहतरीन ज़रिया हमारे लिए कौन सी ज़बान बन सकती है। कौमी ज़बान एक है, रियासती ज़बान, मादरी ज़बान या बैनुल अक़वामी ज़बान। यानी कि ये यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकता है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो हम लोग यहाँ पे असल में ये बोला नहीं है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन है या कौन सा एजुकेशन है, आला तालीम है, ये कुछ पूछा नहीं है हमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कौमी ज़बान, यानी कि राष्ट्रभाषा ले लेते हैं। क्यों? चूँकि हमसे पूछा नहीं ना। चूँकि बच्चों की अगर हम लोग बात करें ना, बच्चों की, छोटे बच्चों की एलिमेंट्री लेवल में, प्राइमरी लेवल में, तो वहाँ हम लोग जोर देते हैं किस पे, मातृभाषा में, मादरी ज़बान पे, ठीक है, मदर टंग में। लेकिन यहाँ सिर्फ तालीम का पूछा तो हम लोग लगा देते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है। ऑप्शन हमारा है कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत जिला के तालीमी तरबियत इदारे डाइट, DIET, डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, का क़याम किसके लिए हुआ है। हिंदी में देखते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाइट कहते हैं। इसकी स्थापना किस लिए हुआ है? तो भाई सिंपल सी बात है, डाइट के जो कॉलेजेस है ना, आप हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 होता है, वरना एक जनरली होगा ही होगा, ठीक है, डाइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली DLED की पढ़ाई होती है, DLED के कोर्सेज होते हैं। और DLED किसके लिए? तो DLED इंटरमीडिएट स्कूल टीचर के लिए है, यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे इंटरमीडिएट स्कूल टीचर के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कहते हैं। सिंपल सी बात है, DLED का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, किसके लिए? एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, एलिमेंट्री टीचर। और एलिमेंट्री लेवल को ही कहते हैं 1 to 8, यानी कि 8 तक क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको एलिमेंट्री लेवल कहते हैं। अब इसका टीचर बनने के लिए क्या है, अगर आपने DLED 12th के साथ DLED किया है, अगर 12th के साथ DLED किया तो आप किसका टीचर बनोगे? प्राइमरी का, 1 to 5 का। लेकिन मतलब DLED जब भी किया, DLED के साथ आप ग्रेजुएशन भी अगर कर रहे हो, बैचलर भी आपने कर रखा है, बैचलर प्लस DLED कर रखा है, तो आप कौन से टीचर बनते हो? 6 to 8 के बनते हो, यानी कि मिडिल स्कूल के। तो इसीलिए कहा गया कि डाइट का जो है ना, डाइट किन टीचर के उसके लिए है, ट्रेनिंग के लिए, तो इंटरमीडिएट के टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, फिर एलिमेंट्री लेवल हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे कह रहा है कि तालिब इल्मों की इखलाकी तालीम किस तरह बेहतरीन ढंग से दी जाती है। यानी कि तालिब इल्मों को इखलाकी तालीम बेहतरीन ढंग से कैसे आप दे सकते हैं, छात्रों को नैतिक शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाती है, किस तरह? निसाब में अखलाकियात का सबक शामिल करके। यानी कि निसाब में, यानी कि पाठ्यक्रम में अगर आप नैतिक का पाठ शामिल कर दोगे तो हो जाएगा। इन्हें इखलाकियात के उसूलों को रटा कर तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा वाला रटा कर। इन्हें इखलाकियात की कहानियाँ सुनाकर, इनके सामने इखलाकियात की मिसाल पेश करके। हाँ, इखलाकियात की मिसाल पेश करेंगे जब इनके सामने हम, तभी बच्चे इखलाकियात को सीख पाएंगे, ठीक है। इखलाक मतलब नैतिकता बच्चों के अंदर कब आएगा? जब इसके सामने मिसाल पेश करेंगे। मिसाल कैसे? का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ कहानियाँ सुनाएंगे, हम खुद भी नैतिक भावों को दिखाएंगे अपने, ठीक है, हम अपने खुद अखलाक को दिखाएंगे, अच्छे अखलाक को, तो बच्चे उसको सीखेंगे, उससे मुतासिर होंगे और उसको सीखेंगे। बेहतर बात यही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंदरजा झैल में से किसको बेहतरीन मुअल्लिम मानेंगे। यानी कि
यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आप किसको सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेहतरीन शिक्षक मानेंगे? जिनका कक्षा में कठोर अनुशासन हो, यानी कि जो क्लास में सख्त डिसिप्लिन रखता हो, बिल्कुल नहीं, सख्त डिसिप्लिन नहीं रखना है यार, फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है, रिजिड कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। जो तफरी और कहानियाँ सुनाता हो, टीचर क्या सिर्फ तफरी और कहानियाँ सुनाने के लिए पैदा हुआ है, तो ये भी नहीं करेंगे। जो तालिब इल्मों के बातिनी अमल को हौसला अफजाई करता है, यानी कि जो छात्रों के आंतरिक कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करता है, यानी कि अंदर में छुपी हुई जो बच्चों की सलाहियत है ना, अंदर में छुपी हुई जो कला है, उसको जो बाहर निकालता है, उसी को हम लोग सबसे बेहतरीन टीचर कहेंगे। क्योंकि बच्चे हर तरह से होते हैं ना, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे, वो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करेंगे, बात करना पसंद नहीं करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत बोलते रहेंगे। तो उन सब बच्चों को पहचान करके, उनके पृष्ठभूमि को, उनके बैकग्राउंड को पहचान करके उनको हौसला अफजाई करना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके आंतरिक जो भाव है ना, अंदर की जो बातें हैं, बातें जो छुपी हुई चीज़ें हैं, उसको उजागर करना ही सबसे बेहतरीन टीचर का काम है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तदरीसी अमल में तालिब इल्मों का इश्तराक मुनहसर होता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी निर्भर करती है। इश्तराक का मतलब होता है, इश्तराक जो लफ्ज़ आया ना, शिरकत से आया है, ठीक है। तो शिरकत से इश्तराक आया, मतलब बच्चों को की भागीदारी कैसे हम सुनिश्चित करेंगे एक क्लास में। क्लासरूम को बेहतरीन व खूबसूरत बनाकर, यानी कि कक्षा को सर्वोत्तम और सुंदर बनाकर, तालिब इल्मों की हौसला वोलवला पैदा करके। तो जाहिर है दूसरे वाला आंसर हमारा होगा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। विद्यार्थियों को जब हम लोग प्रेरित करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर भाग लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो कि हम एक क्विज रख रहे हैं, तो कुछ बच्चे डरेंगे कि अरे नहीं, हम अगर हार जाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों को हम लोग प्रेरित करेंगे, बच्चों के अंदर हौसला अफजाई करेंगे। तो हौसला शिकनी नहीं करेंगे, हम हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है। जब हौसला अफजाई करेंगे, इनकरेज करेंगे बच्चों को, तो वो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट ज़्यादा करेगा। और पार्टिसिपेट करने के बारे में ही पूछा गया, इश्तराक पूछा है, यानी कि भागीदारी पूछा है, यानी कि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम बच्चों का कैसे होगा, जब बच्चों की आप हौसला अफजाई करेंगे। कुछ बच्चे मान लो क्रिकेट हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब अरे नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखोगे कब करो, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तदरीसी पेशा में मुदर्रिस की कामयाबी के लिए क्या अहम है, यानी कि शिक्षण पेशे में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर, शिक्षक, ठीक है। यानी कि कौम की खुशहाली, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, मुदर्रिस की तालीमी सलाहियत और प्रिंसिपल का ताउन। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि क्या कह रहा है कि शिक्षण पेशे में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, यानी कि शिक्षक की योग्यता और क्षमता। शिक्षक की अगर योग्यता अच्छी होगी, अच्छी क्षमता होगी, उसके अंदर एबिलिटी अच्छी होगी, कैपेबिलिटी अच्छी होगी, तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बच्चों तक डिलीवर कर पाएगा और उसको समझा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल में खेल कूद का एहतमाम करना चाहिए, यानी कि विद्यालय में खेलकूद का आयोजन करना चाहिए। क्यों आयोजन करना चाहिए, इसके लिए आप रीज़न क्या देंगे, रीज़न नीचे है। असातिज़ा को छुट्टी हासिल हो सके, क्या हम लोग खेलकूद का आयोजन सिर्फ इसलिए करते हैं कि कुछ टीचर को छुट्टी दे देंगे, ये हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। टीचर्स की छुट्टी तो होती ही नहीं है। बच्चों को इनामात मिल सके, ऐसा भी नहीं कि बच्चों को हम इनाम देने के लिए खेलकूद का इनेकाद करते हैं, यानी खेलकूद का आयोजन करते हैं। बच्चों के सरपरस्त को खुश रखने के लिए, बिल्कुल नहीं, बच्चों के सरपरस्त को खुश रखना मकसद नहीं है हमारा। तालीम इल्मों में टीम का जज्बा फ़रोग देने के लिए, यानी कि विद्यार्थियों में टीम का भावना पैदा करने के लिए, टीम के भावना के विकास के लिए करते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे निकल करके जब समाज में जाएंगे, अलग अलग कंपनीज़ में जाएंगे, फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, चूँकि समाज में मिलजुल करके ही रहना है, तो बच्चों के अंदर अदम तावन पैदा करने की ज़रूरत है। यानी कि एक दूसरे को कोलैबोरेटिव लर्निंग इसको हम लोग बोलते हैं, जब साथ में, या फिर पार्टिसिपेटिव लर्निंग, यानी बच्चों को साथ में रह के एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। तो ये टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है, ये हम बच्चों को फ़रोग देने की कोशिश करेंगे, बच्चों के टीम वर्क को विकास करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल में तालिब इल्मों के मसाइल हल करने के लिहाज से उस्ताद के फ़राइज़ क्या है, यानी कि स्कूल में छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है टीचर का। तो तालिब इल्मों को हिदायतें देते रहना, व रहनुमाई करते रहना, यानी कि बच्चों को अच्छे बुरे की समझ को बताते रहना और उसकी रहनुमाई करते रहना है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, इनके सरपरस्तों को आगाह करना, यानी कि सरपरस्तों को आगाह करना, इसके बारे में। तालिब इल्मों में डिसिप्लिन कायम रखना, तालिब इल्मों की खामियों के बारे में आगाह करना। तो इससे सबसे बेस्ट सूटेबल हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर सबसे सूटेबल है कि तालिब इल्मों को हिदायतें देते रहना व रहनुमाई करते रहना। तालिब इल्मों की रहनुमाई हमारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सरपरस्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सज़ा के तौर पर तालिब इल्मों के मार्क्स कभी नहीं काटने चाहिए, आप मुत्तफिक हैं, यानी कि कह रहे हैं कि सज़ा के तौर पर छात्रों के अंक नहीं काटने चाहिए। आप इससे सहमत हैं या नहीं है, आपको बताना है। तो आप 100% सहमत हैं इससे कि बच्चों के मार्क्स काटने से ऐसा नहीं है कि उसको हम हिदायत दे देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुत्तफिक है। अगर छात्रों को
सज़ा देना है तो सज़ा असल में कोई चीज़ होती नहीं, पनिशमेंट देना नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव पनिशमेंट दो ना। मार्क्स काट के क्या होगा, मतलब आप बच्चों को इस तरह से करोगे सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बच्चों में आप इस तरह से मान जाओ तो उनको मार्क्स नहीं काटना है। इससे आप बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं, पूर्णतः सहमत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुदर्रिस अक्सर अपनी क्लास का सामना नहीं कर पाता है, यानी शिक्षक अक्सर अपनी क्लास का सामना नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है भाई? इसके ऑप्शंस हमारे हैं। वो किसी बीमारी में मुब्तला होता है, यानी वो किसी बीमारी से पीड़ित होता है, इसमें तरबियत की कमी होती है, उनके पास शिक्षण की कमी होती है। ऐसा नहीं है टीचर के पास शिक्षण की कमी नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं। इनमें खुद एतमादी की कमी होती है और वो अपने सबक की तैयारी करके क्लास में नहीं आते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जब टीचर के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तभी वो बच्चों को सामना करने में डरेगा, बच्चों का सामना नहीं कर पाएगा। अगर टीचर के अंदर खुद एतमादी है, विश्वास है, पूरा सेल्फ बिलीव है, तो वो चीज़ों को कर लेगा। सेल्फ बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक टीचर के लिए, एक मुदर्रिस के लिए। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक प्रिंसिपल की सलाहियत व काबिलियत बहुत कुछ मुनहसर होती है, यानी कि एक थोड़ा यहाँ ऊपर कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल की क्षमता और योग्यता कई बातों पर निर्भर करती है। क्या? बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाए रखने पर, बच्चों के सरपरस्तों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाए रखने पर, इंसानियत का ताल्लुक बनाए रखने पर, या असातिज़ा के साथ अच्छे ताल्लुक बनाए रखने पर। ये एक बार मैं हिंदी में भी थोड़ा रीड कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, बच्चों के माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, मानवता का संबंध बनाए रखने पर। तो सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल आंसर हमारा थर्ड है, मानवता का संबंध बनाए रखने पर, इंसान का ताल्लुक बनाए रखने पर। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल पूरे स्कूल को चला रहा होता है, पूरे स्कूल का एक तरह से हेड है। तो उनको क्या है कि समाज में, यानी कि समाज बोले तो सोसाइटी आप कह सकते हैं, कम्युनिटी, समाज में भी एक अच्छी वो होनी चाहिए उनकी पकड़। क्यों? चूँकि भाई बच्चों के पेरेंट्स से भी हमें राब्ता करना होता है, बच्चों के पेरेंट्स से भी वार्तालाप करते रहना पड़ता है, ताकि एक बच्चों के बारे में हम ठीक से जान पाएँ। और पेरेंट्स उसी समाज का हिस्सा है। आप टीचर्स से, सारे के सारे स्टाफ से, जो भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबके साथ बहुत अच्छे से आप रहेंगे, तभी एक अच्छे प्रिंसिपल की सलाहियत और काबिलियत में आप खड़ा उतर पाएंगे। तो इसीलिए इंसानियत का ताल्लुक बनाए रखना चाहिए इनमें, यानी मानवता का संबंध बनाए रखना चाहिए। और वैसे भी यार प्रिंसिपल की क्या बात है, मानवता तो हर किसी में होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो, आपके अंदर भी होना चाहिए, एक टीचर हो, एक टीचर के अंदर भी, एक मजदूर के अंदर भी मानवता, इंसानियत हर किसी में होना ही चाहिए। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमारा है कि हमारे तालीमी निज़ाम में ख़ास तौर से इसलिए नहीं इस्लाह हो पाती है, हमारी शिक्षण प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सियासतदान बेजार है, हाकिम बेजार है, मुदर्रिस बेजार है, या फिर आवाम बेजार है। यानी कहा जा रहा है कि हमारी शिक्षण प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता है। क्यों? राजनेता निराश है, शासक निराश है, शिक्षक निराश है, या लोग निराश हैं। तो भाई अगर हम शिक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं, अगर हम तालीमी इस्लाह की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या कहेंगे? शिक्षक निराश हैं, यानी कि हम लोग कहेंगे मुदर्रिस बेजार हैं। चूँकि तालीमी इस्लाह के लिए हमारा पूर्णतः शिक्षक जिम्मेदार होता है, ठीक है। सिर्फ शिक्षक नहीं हो सकता है, चूँकि पेरेंट्स भी होते हैं, हमारा समाज भी होता है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखेंगे ज़्यादातर पोर्शन, तो हम यहाँ पे मुदर्रिस की बात करेंगे, टीचर की बात करेंगे, चूँकि ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर्स टिक करने होंगे। मुदर्रिस बनना चाहता हूँ, यानी मैं मुदर्रिस बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मुदर्रिस बनने में दिलचस्पी है, मुझे मुदर्रिस बनने का शौक़ व ख्वाहिश है, मुझे मुदर्रिस बनने की सलाहियत है, मुझे मुदर्रिस बनने की महारत है। यानी कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों? मुझे शिक्षक बनने की रुचि है, मुझे शिक्षक बनने की ख्वाहिश है, मेरे पास शिक्षक बनने की कौशल है, मुझे शिक्षक बनने की क्षमता है। तो इसका आंसर देखो, मैं पहले आंसर बताया तो फिर बता दूँ यही आंसर क्यों है। मुझे मुदर्रिस बनने में दिलचस्पी है, ये वाला इसका आंसर है। क्यों? देखो, अब कहोगे कि भाई ये भी तो है, मुझे मुदर्रिस बनने का शौक़ और ख्वाहिश है। देखो, ये शौक़ और ख्वाहिश क्या होता है भाई, कि शौक़ ऐसी चीज़ है ना, जैसे बोलोगे मुझे कार चलाने का शौक़ है, तो हो सकता है वो शौक़ आपको एक दिन में, 2 दिन में आप जब चलाने लगो तो उसके बाद ख़त्म हो जाए। मुझे स्कूल जाने का शौक़ है, तो वो हो सकता है कि शौक़ आप जब वो चीज़ें हासिल हो जाती है ना, वो जब चीज़ मिल जाती है आपको, तो वो शौक़ ख़त्म हो जाता है आपका, ठीक है। वो फिर हो सकता है कि वो ना रहे शौक़, ठीक है, क्योंकि उस शौक़ को आपने पूरा कर लिया। लेकिन जिस चीज़ में आपकी रुचि रहती है ना, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है, वो हो सकता है कि वक्त के साथ बढ़ता ही जाए। तो टीचिंग में आपका अगर रुचि है, शिक्षण प्रणाली में आपका रुचि है, अगर आपको दिलचस्पी है, आपका इंटरेस्ट है, तो वो आप करना चाहोगे। लेकिन आपको सिर्फ शौक़ है ना, तो 1-2 बार पढ़ाओगे, हो सकता है वो शौक़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये इसलिए इन दोनों में ये आंसर बेस्ट है। अब नीचे के भी देख लेते हैं ऑप्शंस। मुझे मुदर्रिस बनने की सलाहियत है, तो मुदर्रिस बनने की सलाहियत शुरू से ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर हो, इसको तो डेवलप भी आप कर सकते हो ना, इसका विकास कर सकते हो ना। इसीलिए तो ट्रेनिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है। आप DLED करते हो, आप B.Ed करते हो, आप M.Ed करते हो, PhD करते हो। क्यों? क्योंकि उसके इस तरह से आपके अंदर एक तरबियत आएगी, एक सलाहियत आएगी,
वरना क्या किताब है तो आप घर बैठे पढ़ लो पूरा डीएलएड का, बन जाओ टीचर। लेकिन ये एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जिससे आपके अंदर सलाहियत धीरे धीरे आती है। अगला क्या है कि मुझे मुदर्रिस बनने की महारत और काबिलियत है। महारत और काबिलियत भी एक दिन में घर बैठे थोड़ी आ जाएगा। जब आप पढ़ाने लगोगे, कच्चा पक्का पढ़ाओगे, धीरे धीरे आप बहुत बेहतर हो जाओगे, आप अच्छा समझाने लगोगे, बच्चों के अंदर अपनी जगह, उनके दिल के अंदर अपनी जगह बनाने लगोगे। इसलिए सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल आंसर ऑब्वियसली हमारा दिलचस्पी है, यानी कि मुझे शिक्षक बनने में रुचि है, इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, एक अच्छे मुदर्रिस को बच्चों के नफ्सियात के बारे में मालूमात क्यों होनी चाहिए? यानी कि एक अच्छे शिक्षक को मनोविज्ञान के बारे में, यानी बाल मनोविज्ञान के बारे में क्यों जानना चाहिए? इससे बच्चों के रवैये और सलूक को समझने में मदद मिलती है। इससे क्लास को काबू करने में मदद मिलती है, काबू की कोई बात नहीं है। इससे बच्चों को तरगीब देने में मदद मिलती है। इससे इम्तिहान के नतीजे के इस्लाह पे हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट इसमें हिंदी, हमारा नेक्स्ट नहीं, हिंदी में देखते हैं कि इससे बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इससे कक्षा को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। नियंत्रण आपको करना ही नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, ये स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम रखना है। ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं तलबा मरकूज़। अब ये देखिए, ये बच्चों को प्रेरित करने में मदद करता है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों को तरगीब देने में मदद करता है। देखो, इसका मिसाल हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आपने एक होमवर्क दिया, बच्चों को आपने होमवर्क दे दिया, बोला सब करके लाना। ठीक है, अब उसमें से 2 बच्चे या 1 बच्चा ऐसा है जो होमवर्क करके नहीं लाया। आप क्या करोगे? उसकी पिटाई शुरू कर दोगे, कुछ करोगे। लेकिन आप उसकी परिस्थिति भी तो जानो, वो बच्चा कैसे हो सकता है, हो सकता है वो बच्चा जिसके उसके पेरेंट्स ना हो। ठीक है, पेरेंट्स हो ना, कहाँ रहता है बच्चा, पता लगा बच्चे का घर नहीं है। ऐसा मुमकिन है ना भाई, आपके पास हर तरह के बच्चे आएंगे, कोई बहुत गरीब, बहुत लाचार, हर तरह के बच्चे। उस बच्चे के पास घर नहीं है रहने को, दे डोंट हैव होम, तो क्या करोगे? उसकी परिस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो इसीलिए हम लोगों को बाल मनोविज्ञान जानना पड़ता है, यानी कि चाइल्ड पेडागोजी हम लोगों को जानना पड़ता है। बच्चों की नफ्सियात को पकड़ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कैसा फील कर रहे हो सकता है, ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। बच्चा इनसिक्योर फील ना करे, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, तब वो चीज़ों को बेहतर सीख पाएगा। आप होपफुली समझ रहे हो बच्चों के बैकग्राउंड को, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस कुछ चीज़ है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे अभी तो आपको समझ में आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस कोई चीज़ है, यानी कि हर इंसान अपने में अलग है। ऐसा नहीं कि आपको सबको आप एक डंडे से हाँक देंगे, सब अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसलिए आप क्या करेंगे? बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे, यानी कि बच्चों के नफ्सियात को समझेंगे, चाइल्ड पेडागोजी को समझेंगे, तभी आप कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे से तरगीब दे पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उसको अच्छे से समझा पाएंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई नया सब्जेक्ट शुरू कराना हो, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से तैयारी में कराऊँ आपको, और आपको लगता है कि यहाँ से आप पढ़ के चीज़ें समझ में आएगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।